6 अक्टूबर सन 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया में CIA के हेड जॉन ब्रेनियन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता था जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये कॉल एक आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनियन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको रिपोर्ट करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर मालूम करना भी बहुत मुश्किल और बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। 2015 में उन्होंने CIA और FBI के हजारों सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। जॉलिनियन असांज को अमेरिकन गवर्नमेंट के हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने ही दिए थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ये सब डिटेल्स थी कि CIA ने मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और अफ्रीका की कंट्रीज में कैसे कैसे गवर्नमेंट उल्टाई थी। इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो दुनिया में मौजूद हर उस इंसान की निगरानी कर सकती है जो एक बार भी इंटरनेट के ऊपर लॉगिन हुआ है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लीक करने की इन दोनों बच्चों को काफी बड़ी सजा भी मिली, लेकिन वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे CIA के सारे सिस्टम को हैक किया, जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। बाउंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फिलिस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत पूरे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, उसका आइडिया आपको इस वीडियो में आगे जाकर हो जाएगा। कॉल बंद होते ही अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मुकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट सिर्फ इसी में भी अपनी हार मान लेते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक कि इनकी प्राइवेसी का इतना ख्याल रखा जाता है कि लैंकली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उस कप का कोई लोगो नहीं होता, ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह ये है कि उन कप्स को ट्रेस करके कोई भी इंसान एजेंट्स तक ना पहुंच सके। अब आप खुद से आइडिया लगा लें, जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी कॉन्शियस होती है उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लिस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड था। पर उसने CIA को हैक कैसे किया और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से असल कहानी की शुरुआत हुई थी। 2008 में अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये लड़का वीडियोस गेम का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से बदली करता था और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था, वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा, और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी करने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसीलिए उसने अपने पास एक हार्ड ड्राइव में 1000 बिटकॉइन जमा किए हुए थे जिनकी आज कीमत अराउंड $66 मिलियन बनती है। डिफॉल्ट को हैकिंग की ये इंस्पायरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी जो 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइन
ऑनलाइन रहता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक ऐसा शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत बुरी लगी और उसमें डिफॉल्ट भी शामिल था। डिफॉल्ट के अपने पास भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने सारे ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया, क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की इजाजत दे रही है। ना सिर्फ इतना बल्कि डिफॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके उस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थी उन पर अटैक करके उनको भी बंद कर दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के उस उठाए गए कदम की मजम्मत होने लगी और लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और अगले ही साल उसको ये फैसला वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपने मकसद में कामयाब हो चुका था पहली बार और लोग उसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे जो एक दूसरा हैकिंग ग्रुप था जो उस वक्त न्यूज की हेडलाइंस बना रहता था। लेकिन ये बात डिफॉल्ट को जरा बराबर भी पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा तो किया उसने लेकिन उसका क्रेडिट सारा जा रहा है एनोनिमस ग्रुप को। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसे पता था कि हैकिंग की वजह से वो कभी भी ट्रेस हो गया तो उसका कितना भयानक अंजाम होगा। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट हैक करना शुरू कर दी लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोनिमस ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी कि वो लोग नेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोनिमस टूल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बोट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। एनोनिमस का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा की एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक की रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि उस यूनिवर्सिटी ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी वसूल करनी थी और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए थे। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी, उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निजाम दरम बरम हो गया। ये डिफॉल्ट की पहली हैकिंग थी और उसने ये हैकिंग सिर्फ शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग डिफॉल्ट की तरफ से गुस्से में की गई। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई यूज नहीं करता था बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था जिसको उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहाँ से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि उस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट्स लगाता था, मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसे इतना इंतजार करने में कोई मसला नहीं था। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है क्रैका जो कि इंग्लैंड का रिहायशी है और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएसए में ही रहता था। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज अ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट था। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त उसको ये मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूजर का डाटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूजर्स को इस बात का इल्म ही नहीं होता। एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उसको ये भी डर था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता।
या तो उसको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में इसको जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए एडवर्ड ने लीव एप्लीकेशन देकर हांगकांग जाने का फैसला किया, क्योंकि उसको लगता था कि हांगकांग की गवर्नमेंट उसको बचा लेगी। एडवर्ड ने हांगकांग में पहुंचकर जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के ऐसे सीक्रेट्स को खोल कर रख दिया जो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका पर्सनल डाटा उनकी इजाजत के बगैर अपने मकसद के लिए यूज हो रहा है और उनकी नकलो हरकत पर पल पल नजर रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफॉल्ट और क्रैकर का आपस में राब्ता हो गया। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रैकर और डिफॉल्ट का मकसद एक था। डिफॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर USA से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैकर गजा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिका ही था। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लिपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से क्लिपर का फोन नंबर मिल जाता था। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन सर बांध लिया। क्रैकर ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आ गया। उसने देखा कि वो नंबर वेरिजोन का था, जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। उसने वेरिजोन के इंटरनल टीम को उस कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे राब्ता कर रहा है, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वेरिजोन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स क्रैकर से शेयर कर दी। अब क्रैकर के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप ब्रेनन का ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रेनन याहू या जीमेल की बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रीसेट करवाना है। AOL के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स दरियाफ्त किए, जो कि क्रैकर के पास ऑलरेडी वेरिजोन कंपनी के थ्रू मौजूद थे। इस तरह क्रैकर ने फौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रैकर के पास मौजूद। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली तमाम इंस्ट्रक्शंस उसके पास मौजूद थी। तब तक ब्रेनियन को मालूम हो चुका था कि उसका ईमेल हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्रैकर ये सारा डाटा अपने पास इकट्ठा कर चुका था। क्रैकर ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिसने अमेरिका में एक कोहराम मचा दिया। पूरी दुनिया में CIA और FBI की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि एक एक करके तमाम CIA और FBI के ऑफिसर्स रिजाइन्स देना स्टार्ट हो गए। CIA हर हाल में उन दोनों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोई भी सुराग हासिल नहीं हो सका। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों बाद क्रैकर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रैकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि USA का ही रिहायशी था, उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या हाल होने वाला है। वो अब परेशान रहता था और हैकिंग भी अपर लेवल की छोड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन डिफॉल्ट से एक ऐसी बड़ी गलती हो गई, वरना वो शायद कभी भी पकड़े ना जाते। एक दिन डिफॉल्ट अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और शदीद नशे में था। इतने में टीवी पर लगी न्यूज में उस हैकिंग का जिक्र होने लगा, तो डिफॉल्ट ने शौकी में आकर अपने दोस्तों से कहा कि ये हैकिंग हम लोगों ने की है, एक टीम में मिलकर। दोस्तों को यकीन ना हुआ, तो नशे में होने की वजह से डिफॉल्ट ने सिस्टम में सारा डाटा और इंफॉर्मेशन उन लोगों को दिखा दी और
उसके अपने ही एक दोस्त ने FBI को इन्फॉर्म कर दिया। 48 आवर्स के अंदर अंदर ही FBI ने डिफॉल्ट को अरेस्ट कर लिया था और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि क्रैका नामी लड़का जो कनाडा में मौजूद है वो भी उसके साथ शामिल था। क्रैका क्योंकि USA में था ही नहीं तो उसको 2 साल जेल में रहने की सजा मिली और डिफॉल्ट क्योंकि USA में FBI के हाथों में मौजूद था तो उसे 5 साल के लिए फेडरल प्रिजेंट भेजा गया और $145,000 का फाइन किया गया और उसकी 1000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव भी गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली। इन दोनों बच्चों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करने की इतनी बड़ी सजा सुनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी आम पब्लिक के हक में थी और उसमें वो सब भी डाटा था जो 2015 के बाद अब 2023 में अमेरिका ने किया। नाज़रीन, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है क्योंकि उन दोनों बच्चों ने पूरी दुनिया को सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया लेकिन उन दोनों के मुंह को बुरी तरह बंद कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से भी काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपनी राय का इजहार हमसे कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव, पॉपुलर और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए।